हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माई एजुकेशनल हब। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए थे, ये निर्गम अभिलाक्षणिक प्रिपेयर कर लिए थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो निर्गम अभिलाक्षणिक है इसमें जो तीनों रीजन है इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसी वे में डिस्कस करेंगे जैसे कॉमन बेस के लिए किया था, सेम उसी तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग सक्रिय क्षेत्र के बारे में बात कर लो, किसी के बारे में, किसी से स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो किससे स्टार्ट करें? वैसे वही चीज़ें लिखनी है जो पहले लिख पाई थी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज होगी, तो सेम उसी पैटर्न पे है। तो मैं ज़्यादा कुछ इसमें बोलूँगा नहीं या ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। एक्टिव रीजन से स्टार्ट कर ले, सक्रिय क्षेत्र से। तो पहले हम लोग एक्टिव आप यहाँ पे बोल सकते हो कि क्या निर्गम अभिलाक्षणिकों को 3 भागों में बांटा गया है। निर्गम अभिलाक्षणिकों को 3 भागों में बांटा गया है। निर्गम अभिलाक्षणिकों को 3 भागों में बांटा गया है। Output characteristics is categorized in 3 parts. It categorized in 3 parts. It categorized in 3 parts. फर्स्ट कौन सा है? जैसे फर्स्ट सेकंड कोई नहीं है इसमें, पहले कौन सा डिस्कस कर रहे हैं हम? एक्टिव रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट एक्टिव रीजन। सक्रिय क्षेत्र बोलते हैं इसको, सक्रिय क्षेत्र। तो सक्रिय क्षेत्र के बारे में लिखेंगे हम लोग सबसे पहले। तो सक्रिय क्षेत्र के बारे में लिखो। क्या सक्रिय क्षेत्र कब मिलता है? जब इनपुट वाला पार्ट और आउटपुट वाला पार्ट, इनपुट वाला पार्ट फॉरवर्ड में हो और आउटपुट वाला पार्ट रिवर्स बाइस में हो, ये अग्र में हो और ये पश्च में हो, तो हमारे को सक्रिय क्षेत्र मिलता है, ठीक है। तो लिख लो। वही चीज लिखवा रहा हूं मैं, बार बार पर लिखवा देता हूं। जब ट्रांजिस्टर का निवेशी भाग अग्र बाइस में, जब ट्रांजिस्टर का निवेशी भाग अग्र बाइस में तथा निर्गम भाग पश्च बाइस में हो, जब ट्रांजिस्टर का निवेशी भाग अग्र बाइस में तथा निर्गम भाग पश्च बाइस में हो, तो ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में कार्य करता है। तो ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में कार्य करता है। तो ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में कार्य करता है। when input side is in forward bias, when input side is in forward bias and output side is in reverse bias, when input side is in forward bias and output side is in reverse bias, then transistor works in active region, then transistor works in active region, ठीक है। इसके बारे में एक लाइन और लिख सकते हो पैराग्राफ चेंज करके। निर्गम अभिलाक्षणिक में सक्रिय क्षेत्र वक्र के लगभग मध्य में प्राप्त होता है। ये मिडिल रीजन में, मध्य में मिल रहा है। निर्गम अभिलाक्षणिक में सक्रिय क्षेत्र लगभग मध्य में प्राप्त होता है, ठीक है। इंग्लिश में लिख लो। द मिडिल पोर्शन ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, the middle portion of output characteristics represents the active region, ठीक है। ये मिडिल पोर्शन जो है एक्टिव रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? इतनी बात चमकती है, समझ में आया? हो गया ये कंप्लीट। सेकंड पोर्शन की बात करते हैं हम लोग। सेकंड कोई सा ले लो, सैचुरेशन ले लो। सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन संतृप्त क्षेत्र बोलते हैं इसको, संतृप्त क्षेत्र। संतृप्त क्षेत्र कौन सा है? इस लाइन के इस तरफ वाला, मतलब VCE इक्वल टू 0 लाइन जो है, VC इक्वल टू 0 लाइन के लेफ्ट वाला भाग है ना, लेफ्ट वाला पार्ट। तो लिख लो। निर्गम अभिलाक्षणिक में VCE इक्वल टू 0 रेखा
निर्गम अभिलाक्षणिक में VCE इक्वल टू 0 रेखा के बाईं ओर का क्षेत्र VCE इक्वल टू 0 रेखा के बाईं ओर का क्षेत्र संतृप्त क्षेत्र कहलाता है। के बाईं ओर का क्षेत्र संतृप्त क्षेत्र कहलाता है। के बाईं ओर का क्षेत्र संतृप्त क्षेत्र कहलाता है। के बाईं ओर का क्षेत्र संतृप्त क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये संतृप्त क्षेत्र हो गया। और ये कब मिलता है? संतृप्त क्षेत्र कब मिलता है? जब इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों फॉरवर्ड बायस में, दोनों अग्र बायस में होते हैं तब। ठीक है ना? तो लिख लो, ये लाइन भी लिख लो। इंग्लिश में लिखवा दिया क्या? इंग्लिश में नहीं लिखवाया ना? हाँ, तो लिख लो, इंग्लिश में भी लिख लो। द लेफ्ट साइड फ्रॉम द लाइन VC इक्वल टू 0। The left side from the line VC equal to 0 in output characteristics is known as saturation region। और ये कब मिलता है? जब दोनों फॉरवर्ड बायस में हो। तो लिख लो, यहाँ पे एक लाइन लिख लो। जब निवेशी व निर्गम दोनों भाग अग्र बायस में हो, जब निवेशी व निर्गम दोनों भाग अग्र बायस में हो, तो जब निवेशी व निर्गम दोनों भाग अग्र बायस में हो तो ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में कार्य करता है। जब निवेशी व निर्गम दोनों भाग अग्र बायस में हो तो ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में कार्य करता है। तो ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में कार्य करता है। When input and output both the parts are in forward bias, then transistor works in when input and output both the parts are in forward bias, then transistor works in saturation region। ठीक है, ओके। ये हो गया। थर्ड वन की बात करते हैं। थर्ड वन कौन सा? कट ऑफ अंतक क्षेत्र। अंतक क्षेत्र क्या होता है? कट ऑफ क्या होता है? यही IB इक्वल टू 0 के नीचे और x एक्सिस के बीच वाला जो रीजन है। तो लिखो IB इक्वल टू 0 रेखा, IB इक्वल टू 0 रेखा तथा IB इक्वल टू 0 रेखा तथा x एक्स के मध्य का भाग, IB इक्वल टू 0 रेखा तथा x एक्स के मध्य का भाग, x अक्ष के मध्य का भाग अंतक क्षेत्र कहलाता है। मध्य का भाग अंतक क्षेत्र कहलाता है। इसको देख देख के लिखना है, तो रटना नहीं है। ये डायग्राम समझ में आना चाहिए, ये लॉजिकली ध्यान में होना चाहिए। अंतक क्षेत्र कहलाता है। इंग्लिश में लिख लो, द रीजियन बिटवीन IB इक्वल टू 0 लाइन, द रीजियन बिटवीन IB इक्वल टू 0 लाइन एंड x एक्सिस is known as cutoff region। और कट ऑफ रीजन कब मिलता है? जब दोनों रिवर्स बायस में हो, निवेशी भी और निर्गम, इनपुट और आउटपुट दोनों पार्ट रिवर्स में होते हैं, तब ये मिलता है। ठीक है, तो ये लाइन भी लिख लो यहाँ पे। जब निवेशी व निर्गम दोनों भाग पश्च बायस में होते हैं, जब निवेशी व निर्गम दोनों भाग पश्च बायस में होते हैं तो ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में कार्य करता है। तो ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में कार्य करता है। When input and output both the sides
are in reverse bias when input and output both the parts are in reverse bias, then transistor works in cutoff region, ठीक है, क्लियर? ये हो गया। तीनों पार्ट मिलके ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद में क्या पढ़े हम लोग, टाइम देख लेता हूँ मैं अभी कितना बचा है अपने पास। ओके, वी हैव 19 मिनट्स लेफ्ट। देखो ये मिल गया अपने को, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग क्या बोलेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या, एक तो लीकेज करंट पढ़ेंगे, लेकिन लीकेज करंट से पहले हम लोग करंट गेन के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। करंट गेन जिसको बोलते हैं धारा लाभ, करंट गेन। और करंट गेन के बारे में सबको पता है कि करंट गेन क्या होता है, लेकिन यहाँ पर पहले कॉमन बेस में डिस्कस किया था, अभी कॉमन एमीटर में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। निर्गत धारा और निर्गत धारा यहाँ पे क्या है, IC। निर्गत धारा के ब्रैकेट में लिख लो IC, निर्गत धारा ब्रैकेट में लिखो IC, तथा निवेशी धारा और निवेशी धारा के ब्रैकेट में लिखो IB। निर्गत धारा IC तथा निवेशी धारा IB का अनुपात धारा लाभ कहलाता है, इंग्लिश में लिखो द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट, और आउटपुट करंट के ब्रैकेट में लिख लो IC, द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट और ब्रैकेट में लिख लो IC एंड इनपुट करंट और इनपुट करंट के ब्रैकेट में लिख लो IB। सो द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट IC एंड इनपुट करंट IB इज कॉल्ड करंट गेन। तो मैं इसको इस तरीके से लिखते हैं, देखो धारा लाभ, यहाँ पे धारा लाभ जो होगा आपको इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे अल्फा से किया था, है ना, मैंने बताया था आपको। और ये ऐसे आएगा क्या, निर्गत या निर्गम धारा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, निवेशी धारा इनपुट करंट, ठीक है। और ये जो बीटा है, ये आउटपुट निर्गम धारा क्या है, IC है ना, और ये क्या है IB, ये आ गया। वही DC वाला गेम वही रहेगा, DC और AC वाला। अगर DC के लिए बात करेंगे ऐसे, AC के लिए बात करेंगे तो डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। मैं उस चीज़ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, मैं किसी और बात पे ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है, क्लियर है। अब एक और चीज़ सुनना मेरी, ये जो IC लिखते हैं ना हम लोग यहाँ पे IC, ये IC में भी दो पार्ट होते हैं ना, एक तो IC मेजोरिटी वाला, एक ICO वाला होता है, ठीक है, याद है ना। तो ये जो IC है वो मेजोरिटी वाला है, यहाँ पे ये जो IC है यहाँ पे कौन सा है, मेजोरिटी वाला काम में लेते हैं। इतनी बात क्लियर है ना, ठीक है भैया, ये बात है। ये आपको करंट गेन के बारे में थोड़ा सा क्लियर हो गया। अभी करंट गेन से आगे हम लोग मूव करते हैं। और ये देखो, एक तो अपने पास में करंट गेन अल्फा आया था वहां पे कॉमन बेस में, कॉमन एमीटर में क्या आ गया, बीटा आ गया। तो अल्फा और बीटा इन दोनों के बीच में रिलेशन सेटअप करेंगे तो रिलेशन आएगा। कई दफ़ा पूछ लिया जाता है, बहुत छोटा क्वेश्चन जो आता है आपका, उस छोटे क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि अल्फा और बीटा में रिलेशन बताओ। तो अभी रिलेशन बनाते हैं हम लोग अल्फा और बीटा के अंदर, बनाए। तो देखो आओ,
फिर क्षरण धारा के बारे में भी बात करेंगे थोड़ा। तो रिलेशन बिटवीन, ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, छोटे क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो क्या है, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एवं बीटा के मध्य संबंध। अल्फा एवं बीटा के मध्य संबंध, ठीक है। अब देखो अल्फा और बीटा के मध्य संबंध क्या है। आपको एक चीज तो पता है कि पहली चीज अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है वहां पे कॉमन बेस में आउटपुट करंट और इनपुट करंट का अनुपात था। वहां पे आउटपुट करंट क्या था, IC था, और इनपुट क्या था वहां पे IE था। ये तो अल्फा हो गया। बीटा क्या होता है, बीटा क्या है, यहाँ पर कॉमन एमीटर में आउटपुट करंट और इनपुट करंट, आउटपुट करंट यहाँ पे IC है और बीटा क्या है, सॉरी वो इनपुट करंट क्या है, IB है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 2 इक्वेशन मिल गई। एक और इस इक्वेशन होता है और वो क्या होता है, वो ये होता है कि IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। ये होता है ना। अब इन तीनों इक्वेशन को मैं यूज लूंगा और अल्फा और बीटा में एक रिलेशन सेटअप करूंगा। अब देखो वो कैसे कैसे क्या करते हैं, आओ कहानी आगे चलाते हैं। देखो मैं काम करता हूं IC अपॉन IE, IB अपॉन IE, IC IB। तो मैं एक काम कर रहा हूं, देखो हाँ IC है, इसमें IE अपॉन IE, IB, IC। देखो मैं काम करता हूं, इसमें IC से डिवाइड कर देता हूं इसको, समीकरण 3 को IC से भाग देने पर, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 विद IC, मतलब IC से इस हर एक टर्म में IC का भाग दे दो। इसमें भाग दिया तो ये डिवाइड किया तो IE अपॉन IC, इसको डिवाइड किया तो IC अपॉन IC 1 हो जाएगा जो कि, और ये क्या आ जाएगा IB अपॉन IC। अब देखो ये IE अपॉन IC इसका उल्टा है ना, तो इसका मतलब उल्टा मतलब 1 अपॉन अल्फा। ये आगे IC 1 हो गया। ये IB अपॉन IC इसका उल्टा मतलब 1 अपॉन बीटा। ये आ गया अल्फा और बीटा में रिलेशन। इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लो आप इसको थोड़ा सा ठीक से लिखोगे तो थोड़ा सा ठीक से कैसे लिखोगे, ये इसका LCM ले लो, LCM लोगे तो बीटा, और ये आ जाएगा बीटा प्लस 1। इसको उल्टा कर लोगे तो ये आ जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये आ गया अल्फा का वैल्यू। तो बीटा का वैल्यू पता हो तो आप अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, अल्फा का वैल्यू पता हो तो आप बीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। इसका एक दूसरा भी फॉर्म कैलकुलेट कर सकते हो आप इस तरीके से, आप चाहो तो एक ही लिख लेना, मैं एक बार बता देता हूँ कि ये देखो अल्फा, अगर बीटा का वैल्यू पता हो तो अल्फा इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो आप। इसको एक दूसरा फॉर्म ऐसे, इस जगह से आप इस 1 को उधर भेज दो तो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा, और ये आ जाएगा अल्फा 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा। तो इसको उल्टा करेंगे तो आएगा, इसको उल्टा करेंगे तो बीटा हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, इधर उल्टा करेंगे तो अल्फा 1 माइनस अल्फा। तो देखो ये अल्फा का वैल्यू बीटा की टर्म्स में, ये बीटा का वैल्यू, मतलब एक ही बात है लेकिन मैंने इसको दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका अल्फा और बीटा में रिलेशन आ गया। समझ में आ रहा, अल्फा और बीटा में आपका रिलेशन आ गया है ये चीज। मैं एक और दूसरी और बात बता देता हूँ थोड़ा नॉलेज के लिए, मतलब एक आइडिया होना चाहिए आपको। देखो ये जो अल्फा है, अल्फा ये है IC और IE का अनुपात है,
और मैंने आपको एक ये जो रिलेशन है, जिसने नहीं छापा है ये छाप लेना पहले तो, और फिर इस चीज़ पे मैं जो बात बोल रहा हूँ वो उस पर फोकस करना। इसके अंदर ये जो IC है, IC ये वाला रिलेशन से देखना, हमने बोला था कि IE सबसे बड़ा होता है, IC IE के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा होता है, IB बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। कई बार तो इसको IB को नेग्लिजिबल भी मान लेते हैं इनके कंपेरेटिवली, मतलब नगण्य मान लेते हैं, लेकिन होता नहीं है, लेकिन कई बार मान लेते हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट कम होती है वहाँ पे। तो IE सबसे बड़ा है, IC उससे थोड़ा सा छोटा होता है। तो IC छोटा है, IE बड़ा है, इसका मतलब बड़ी संख्या में भाग दे रहे, तो ये वाली क्वांटिटी हमेशा 1 से छोटी होती है, मतलब अल्फा का वैल्यू 1 से छोटी होती है। जनरली अल्फा का जो वैल्यू होता है उसकी रेंज होती है 0.95 से लेके 0.99, इस रेंज के बीच का होता है जनरली, या 0.9 भी आ जाता है, 0.8 भी आ जाता है, लेकिन 1 से कम होगा। बीटा देखो, बीटा IC अपॉन IB, अब IC का वैल्यू तो IB के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है, IB बहुत कम होता है, तो ये वाला वैल्यू 1 के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा मिलता है। IB का वैल्यू, सॉरी बीटा का वैल्यू कई बार 100 होता है, 90 होता है, 50 होता है, 40 भी होते हैं, पर 1 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो बीटा का वैल्यू है वो 1 से काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये जो सब कुछ आप लिए, इसके बाद में यहाँ पर एक आइडिया भी लिख सकते हो कि सामान्यतः अल्फा इज इक्वल टू लेस देन 1, या इसकी मैं रेंज बताऊँ तो अल्फा का जो वैल्यू है, अल्फा का वैल्यू सामान्यतः 0.95 से लेके 0.99 के बीच का होता है। यूनिट तो होगा नहीं, क्योंकि अनुपात है, रेशियो, ऊपर भी करंट है नीचे भी करंट है, तो कोई इसका यूनिट नहीं होगा, इकाई तो कुछ नहीं होगा, इसका यूनिटलेस क्वांटिटी है। और बीटा का वैल्यू है वो 1 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है, जनरली 50, 90, 80, वो तो ट्रांजिस्टर पे डिपेंड करता है, हम ट्रांजिस्टर कैसा ले रहे हैं, उसमें डोपिंग किस तरीके का किया है, तो उसके बेस पे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा होता है 1 से। ये दोनों चीज़ समझ। जो गामा आएगा ना, गामा वो और भी ज़्यादा होगा, मतलब कॉमन कलेक्टर में ये वाली चीज़। तो ये चीज़ क्या बता रहा है, ये चीज़ ये बता रहा है कि आउटपुट करंट और इनपुट करंट का अनुपात है, अनुपात ज़्यादा होगा, मतलब आउटपुट करंट ज़्यादा मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि जैसे बीटा वाली सिचुएशन में, मतलब कॉमन एमीटर केस में जो करंट गेन है वो ज़्यादा है, धारा का लाभ जो है वो ज़्यादा, मतलब कम करंट दिया, ज़्यादा करंट मिल गया, इसका मतलब है कि वृद्धि करके दे दी, एम्प्लीफिकेशन करके दिया है। और इसलिए जब एम्पलीफायर काम में लेते हैं ना, तब ये कॉमन एमीटर वाला काम में लेते हैं, ना कि कॉमन बेस वाला, क्योंकि कॉमन बेस में जो एम्पलीफिकेशन होता है वो कम होता है, ये हो ही नहीं रहा, कम कर रहा वो, तो उसको ये काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफिकेशन बढ़ा के देता है। तो ये वाला ज़्यादा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन काम में लेते हैं ज़्यादातर, किसमें, एम्पलीफायर में, जो डीजे वाला जो मशीन लेके आता है जिसे कंट्रोल करता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो बड़ा इससे सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो लेकिन कंट्रोल हो जाता है इससे ज़्यादा बेटर तरीके से। जो कॉमन कलेक्टर होता है उसमें ये जो गामा आएगा, ये रेशो आएगा वो और भी ज़्यादा आएगा, लेकिन उसमें क्या होता है, दूसरी बाकी चीज़ों की ज़्यादा कमी होती है, उसके कुछ नेगेटिव भी होते हैं, तो उस नेगेटिव पॉइंट की वजह से हम लोग कॉमन एमीटर ज़्यादा काम में लेते हैं, ठीक है। ये बात समझ आई, ये बात क्लियर हो गई। तो ये अपने पास में क्या हो गया, अल्फा और बीटा में रिलेशन आ गया। अब अल्फा बीटा में रिलेशन तो आ गया, अब एक और चीज़ है, इसमें क्षरण धारा के बारे में बात करेंगे। लास्ट टॉपिक जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का है वो है क्या, क्षरण धारा है, लीकेज करंट, वो कंप्लीट होते ही इसका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, ताकि अभी थोड़ा आधा अधूरा रह जाएगा। फिर उसके बाद मैं कॉमन कलेक्टर चालू करूंगा। कॉमन कलेक्टर में मैं ज़्यादा चीज़ें लिखवाऊंगा नहीं, उसमें कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं, जैसे डायग्राम्स वगैरह बता दूंगा, इनपुट आउटपुट बता दूंगा, बाकी की चीज़ें आप खुद लिख लेना, क्योंकि कॉमन कलेक्टर कभी भी पूछेगा नहीं वैसे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी मैं ज़्यादा वो थ्योरी वाला पोर्शन लिखवाऊंगा नहीं, वो आप खुद भी लिख सकते हो, बाकी क्योंकि सिमिलर ही चीज़ें हैं, बाकी वो उसके डेटा बता दूंगा मैं और कुछ चीज़ें बता दूंगा, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक में पहले तो हम लोग लीकेज करंट, जो इसके लिए लीकेज करंट की डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट वगैरह है तो आप कंटिन्यूसली मेरे टच में रहिए, पूछते रहिए, कोई भी किसी तरीके का कोई भी डाउट या कुछ हो तो आप बता सकते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ते रहिए, ठीक है।
ओके।